कि मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से भी कि आप भी अपने स्थान से खड़े हों और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और कपिल देव अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए और जोरदार तालियों के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाए। वेलकम सर। और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपका स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी फेलिसिटेशन के लिए डॉक्टर सीपी सिंह जिज्ञासा हॉस्पिटल आप भी मंच पर आएं और मैं चाहूंगी हमारे साथ में कमिश्नर जी भी मौजूद हैं और साथ में मंत्री जी भी मौजूद हैं फेलिसिटेशन के लिए। डॉक्टर सीपी सिंह जी जिज्ञासा हॉस्पिटल से आप कृपया करके मंच पर आएं। डीएम मुरादाबाद मिस्टर मनविंदर सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कृपया करके मंच पर आएं और जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत यहां पर किया जाए। इस बीच सलाउद्दीन मंसूरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी फेलिसिटेशन के लिए। आबिद हुसैन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए। और इस बीच मिस्टर राजेश रस्तोगी जी, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगी कि आप भी मंच पर आएं। आप सभी का योगदान सराहनीय है। और इसी के साथ में मिस्टर सुखवीर राष्ट्रवादी एडवोकेट्स आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ साथ में शामसाद INS मीडिया सोल्यूशन और डॉक्टर जाकिर क्रैडल हॉस्पिटल से आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साक्षी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और सभी सम्मानित जिन्होंने सम्मान दिया आप नीचे बैठते जाइए, है ना। सभी को मौका मिले आगे। आप रहिए कलेक्टर साहब, रहिए आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके उन सभी लोगों से कि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी इन सभी को अवार्ड दिया जाए। डॉक्टर सीपी सिंह जी, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं और सम्मानित इनको किया जाए। और जोरदार तालियों के साथ में यहां पर आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सलाउद्दीन मंसूरी जी, आपसे भी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आएं। मिस्टर राजेश रस्तोगी जी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी मंच पर आएं। मिस्टर सुखवीर राष्ट्रवादी एडवोकेट्स, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी मंच पर आएं। डॉक्टर जाकिर क्रैडल हॉस्पिटल, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट और डॉक्टर गालिब भी साथ साथ में आप भी कृपया करके मंच पर आएं। मिस्टर आबिर हुसैन, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मंच पर आएं।
और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच कमिश्नर सर हमारे बीच में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैनल में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन मैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहीं रहें और साथ साथ में मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी आप भी मंच पर ही रहें। आगे पैनल को कंटिन्यू करते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ मैं मिस्टर शिशिर अवस्थी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अफसरों से सीमित सवाल के जवाब मिल पाते हैं, कई चीजों में बने होते हैं, लेकिन एक राजनेता से असीमित सवालों के जवाब मिलते हैं, उनकी कोई भी सीमा हो सकती है। स्वागत है आपका कपिल देव अग्रवाल जी, कद्दावर मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। मैं कुछ इंट्रो आपका इसी तरीके से करता हूं। हमारे अच्छे मित्र भी हैं और हमारी लगभग बातचीत हो जाती है तमाम मुद्दों पर, क्योंकि वेस्ट यूपी के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर हम बैठे हैं। मुरादाबाद एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। हाँ, सेंटर, मुरादाबाद सेंटर पॉइंट है। उद्योग भी है, राजनीति भी है। तो पहला सवाल आपसे कि क्या मानते हैं वेस्टर्न यूपी में इस बार 2024 में कितनी सीटें दे रहे हैं लोकसभा में? देखिए, सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 24 का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुला करके सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं भारत 24 का कि आपने मुझे यहाँ बुला करके अपने चैनल से और अपने दर्शकों से और अपनी बात कहने का मुझको मौका दिया। पूरी टीम का धन्यवाद है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, केवल चुनाव का विषय नहीं है। 2014 फिर 2019 एक शानदार रिजल्ट हमारा यहां पर रहा है। 19 में हम थोड़ा पीछे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नगर पालिकाओं में परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस आधार पर काम नहीं किया कि हमको वोट किसी ने दिया कि नहीं दिया, कि जाति वर्ग ने, कि समाज ने भाजपा को वोट दिया कि नहीं दिया। हमने उसके आधार पर बाइफर्केशन नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा शुरू में 2014 में कि सबका साथ सबका विकास, मेरे 125 करोड़ भारतीय, तो वो करके दिखाया। वो धरातल पे उतरा। जितनी योजनाएं आई हैं वो सब जनता तक पहुंची हैं, जनता तक द्वार तक पहुंची हैं। और लोगों ने दबे मन से कहा, जो हमारे विरोधी भी हैं, या विरोधी मत कहिए, जो हमारे वोटर नहीं हैं, उन्होंने भी कहा नहीं सरकार ठीक काम कर रही है। उसके बाद 2017 में उनको फिर मौका मिला, उत्तर प्रदेश में सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिर वही चीज दोहराई गई। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जब बात की, तो जब उन्होंने कानून की बात की, गुंडों का दमन किया, और साथ साथ ये भी कहा कि मेरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी। यानी ये योजनाएं चली सरकार के द्वार से, तो प्रत्येक के द्वार तक पहुंची। इसलिए ये बात का सेकेंडरी विषय है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। मुझको लगता है महत्वपूर्ण ये है कि हमने सबका दरवाजा खटखटाया, सबके घर तक हम पहुंचे, सबके दर पर, सबके घर में, सबकी रसोई में, सबके चूल्हे पे, सबके बेडरूम में, सबके बाथरूम में, किसी ना किसी रूप में हमको लाभान्वित करने का काम किया। उसके घर पे दीपक जलाने का या रोशनी करने का काम किया, वो हमने करने का काम किया। अब उसी प्रशासन के आधार पर सरकार काम भी कर रही है, संगठन काम कर रहा है, भाजपा काम कर रही है। और हमने फिर वही बात है कि जाति के आधार पर बात नहीं की, सबका हमने कहा भाई सबको वोट दीजिए, जो हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, संगठन की सरकारी जो योजना है, उस सभी 14 लोकसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन सबको हमारा जीतने का लक्ष्य है। उन सब पे हमारी टीम काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम सबके पास जा रहे हैं, योजनाएं सब तक पहुंचा रहे हैं। और हमको सबसे अपेक्षा है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से काम कर रही है, प्रधानमंत्री शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, सबसे कनेक्टिविटी डायरेक्ट उनकी है, तो फिर जनता को भी बड़े मन से, जो हमारे वोटर नहीं है, उनसे मैं आपके चैनल से अपेक्षा करूंगा
कि उनको बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबके बिना सहयोग तो नहीं हो पाएगा। तो सब लोग मिलकर के ताकत लगाएंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुरादाबाद की जिस सीट पर, लोकसभा सीट ये कहें मुरादाबाद में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर 45% एक समुदाय विशेष का प्रभुत्व है। ऐसा आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और वो विपक्ष तुष्टीकरण का जब शब्द आता है तो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष का भी जिक्र होता है। अब ये काम तो समाजवादी पार्टी करती है, मैं विपक्ष नाम लेता हूँ, सीधी सीधी पार्टी की बात करो। तुष्टीकरण काम तो मैं समाजवादी पार्टी करती रही। उसने एक वर्ग के लिए काम किया, उसने, अब वर्ग की बात करोगे तो मैं आपको कहूँ तो मैं आपकी चैनल पे कोई आजाद नाम भी ले सकता हूँ। तो जिन वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उन्हीं के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम किया, हर प्रकार का संरक्षण करने का काम किया। और तो संरक्षण भी करो, विकास के कार्यों में चलो आप पक्षपात कर लो, उन्होंने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया। और उसके कारण से क्या हुआ, केवल गुंडों का संरक्षण का विषय नहीं, उस वर्ग को बदनाम करने का काम किया। उस वर्ग के हमेशा टीका टिप्पणी होती रही, ऐसा हो रहा, ये चाहते, अब क्यों नहीं होती वो टिप्पणियां उसी वर्ग के ऊपर? योगी जी सरकार में क्यों नहीं हो रही? तुष्टीकरण का हम नहीं कर रहे, हम तो समान रूप से काम कर रहे हैं। हमने तो उनके प्रति एक कानून दृष्टिगत, कानून के अंतर्गत तय करके उन पर कार्रवाई करने का काम किया जो इसके पात्र थे, जिन्होंने समाज को आतंकित करने का काम किया, समाज का दमन करने का काम किया, समाज में गुंडागर्दी करने का काम किया, उन पर कार्रवाई की। फिर वो किसी भी जाति वर्ग के हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई विपक्षी पार्टियां हो, उनके पास आज कोई एजेंडा ही नहीं, कोई फॉर्मूला उनके पास नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, उनकी टीम या प्रधानमंत्री जी की टीम कहिए या योगी जी की टीम कहिए, जिस शानदार तरीके से लगातार काम कर रही है, जिस प्रगति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को या अदर विपक्षी पार्टी को उस सिरा भी हाथ नहीं आ रहा है कि कहां से पूंछ पकड़े, कहां से मुंह पकड़े और कहां से हम शुरुआत करें, कहां से एंट्री करें। जब तो विचार करते हैं तब तक हमारी पार्टी, हमारी सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। उत्तर प्रदेश में किसको रेस में मानते हैं? दूसरी पार्टी होता है ना, हम दौड़ किसके रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं या कुछ और भी लोग? हमको नहीं पता, हम दौड़ रहे हैं ठीक ठाक, हमारे देश ठीक है, कौन हमारे पीछे, कौन हमारे आगे, हमको मालूम नहीं है। बीजेपी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, सबके बीच में काम कर रही है, सब वर्गों के बीच में काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है। जब दौड़ प्रतियोगिता रखी जाती है तो उस दौरान लिस्ट होती है कि ABCDEFGH या 1 2 3 to 10। अब मैं वो लिस्ट जब दौड़ने से पहले आपको दौड़ में शामिल मानते हैं वो बताएं कि हम कौन से नंबर पे हैं, हम बीजेपी से आगे हैं कि पीछे हो, तो वो बताएं। नहीं, अमूमन आप आगे ही दौड़ रहे हैं, बट मानते हैं कि रेस में है या नहीं है? ये विषय नहीं है, ये विषय हमारा नहीं है, ये देखना हमारा काम नहीं है। मुझको अपना परिश्रम करना है, मेरी पार्टी को अपना काम करना है, और लगातार हम जनता के, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। देखिए, जो बीजेपी का मेन फार्मूला, मुख्य फार्मूला बीजेपी का है, जो परसेप्शन बीजेपी का है, वो ये कि हमने सत्ता के लिए काम नहीं किया। हम जब भी काम करते थे, हम लोकसभा में 2 व्यक्ति जीत करके आते थे, अटल जी के साथ, ठीक है, हम तब भी थे। तब अटल जी ने कहा था, अभी उनकी जयंती थी, कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। क्या उनको उम्मीद थी कि भाजपा इतनी आगे बढ़ी? तब भी एक जमाना था जब उनको केवल सांसद रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको विदेश में यूएनओ के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा, कुछ योग्यता उनके अंदर होगी। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर हमको मुस्कान लानी है। दीनदयाल जी को फटे हाल, फटी चद्दर के कंधे पे, फटे से जूते, क्या वो कल्पना थी कि भारतीय पार्टी आगे तक बढ़ जाए? ये किस लिए हो पाया? तो मुझको लगता है इसलिए हो पाया कि हमने पॉजिटिविटी के साथ काम किया, हमने विजन के साथ काम किया, हमने समाज के उत्थान के लिए काम किया। बीजेपी के उत्थान के लिए या कपिल देव या किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए काम नहीं किया, समाज के उत्थान के लिए काम किया। तो थोड़ा थोड़ा हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। लेकिन बीजेपी बढ़े, बाकी सब कहीं भी जाए, ऐसा नहीं किया। हमने हर तरह के व्यक्ति, मैंने आपको बताया, प्रत्येक के हम घर गए, प्रत्येक के हमने आंसू पूछने का काम करने की कोशिश की। सबके नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कुछ दिल से काम किया। जिनका काम किया, जितना हम लोगों के पास गए, जिस प्रकार भी हमने काम किया, दिल से। और इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आई, बहुत सारे विरोध भी आए, तब भी उनका मजबूती के साथ सामना किया। तो जब विरोध का सामना मजबूती के साथ करते हैं, तो जब उसके अगला स्टेप होता है, तो उसमें सामने वाले व्यक्ति सोचता नहीं, भाई अब ये सरकार है, ये डटी रहेगी, ये हटेगी नहीं। तब लोग एक तरीके से समर्पण भी करते हैं या सहयोग भी करते हैं, जैसा जिसकी नेचर होती है। पर आज भाजपा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, ये उनकी दौड़ है, हम फर्स्ट नंबर पे। क्या बात! कद्दावर मंत्री हैं आप सरकार के अंदर, और कद्दावर इसलिए और कहा जाएगा कि वो मंत्री हैं जिन्हें सेम मंत्रालय दोबारा रिपीट किया गया हो। ये बहुत कम होता है, अधिकतर मंत्रालय, जोरदार तालियां आपके लिए।
और ये बात मैंने पहले भी कही क्योंकि ये रिपीट होना बहुत, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल ने मंत्री के नाते उत्तर प्रदेश को अब तक क्या दिया? देखिए, मेरे पास स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय है, व्यवसाय शिक्षा का है। तो हमारे पास वो डिपार्टमेंट है जिसमें अगर हम कल्पना करें कोई भी माता पिता हो, वो रिक्शा चलाते हो, ठेला चलाते हो, सब्जी बेचते हो या उद्यमी हो, बड़े आदमी, सब अपने बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और कोई गरीब माँ जो बिल्कुल एक तरीके से घर में मजदूरी का काम करती किसी, वो भी चाहती कि तुम्हारे बच्चे पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हमने उन बच्चों को संरक्षण देने का काम किया। जो हमारा विभाग है कौशल विकास का, वो ऐसे सब बच्चों को संरक्षित करने का काम करता है जो बच्चे किसी कारण से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, ड्रॉप आउट हो गए, इंटरमीडिएट में फेल हो गए, या उतने परसेंटेज उनके साथ नहीं आए, भले पास भी हो गए हो। एक जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो प्रधानमंत्री जी ने उसका परसेप्शन बदला। उनका नहीं, केवल इतना नहीं, सबको हमको स्किल करना है। सबका मतलब जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्किल सबको चाहिए। और जो टॉपर हैं या जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या जो बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, लेकिन उनके पास किसी एक सेक्टर में स्किल होगा तो कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय, अपना रोजगार कर सकते हैं। और हम नौकरी करने के साथ साथ उनको एंटरप्रेन्योर बनाए, आत्मनिर्भर बनाने का हम काम करें। उसी दिशा मेरा विभाग काम कर रहा है। और हमने जितने भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, हमने DDU GKY में, यूपी कौशल विकास मिशन के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर उन बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। डिफेंस सेक्टर में अभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, हमारे पास कंप्यूटर में है, हमारे पास IT में है, हमारे पास सौर ऊर्जा के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ अभी हम एविएशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स हैं, इनमें युवाओं को प्रशिक्षित दे करके उनको रोजगार भी दिलवाना। और जो हमारा दूसरा सेक्टर है व्यवसाय शिक्षा का, उसमें ITI के माध्यम से बच्चों को हम प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और ड्वेल सिस्टम के अंतर्गत 1 वर्ष की ट्रेनिंग उनकी हमारी ITI में होती है और 1 वर्ष की ट्रेनिंग हम किसी ना किसी इंडस्ट्री में करवाते हैं। क्योंकि ITI का स्ट्रक्चर इतना हाई लेवल का नहीं होता जितना इंडस्ट्री का होता है। तो उदाहरण के लिए मान लो वेल्डिंग का कोई काम करता है, वेल्डर में कोई है, तो वेल्डिंग की जो मशीन हमारे पास है वो इतनी हाई लेवल की नहीं है जितनी मशीन में रोबोट से वेल्डिंग होती है मशीन इंडस्ट्री में। तो उनको हम इंडस्ट्री में जाकर के वहाँ भी ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं, ताकि वो बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो सके, अपग्रेड हो सके। और फिर उनमें काफ़ी सारे बच्चों को उनको अप्रेंटिस करा करके वहीं पर जॉब दिलवाने का भी काम करते हैं। और जॉब दिलवाने के साथ साथ उनको नहीं भी मिलती है तो दूसरे सेक्टर में एक हमारा और सेक्टर है जिसमें हमको बोला हमने फ्लेक्सी सिस्टम। उस फ्लेक्सी सिस्टम में कुछ कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको रेमंड्स का नाम दूं, तो रेमंड्स अपने तरीके से बच्चों को तैयार करती है। मतलब कोई इंडस्ट्री है तो अपनी तरीके के बच्चों को तैयार करती है। रेमंड कैसे सिलाई होती है, कैसे कढ़ाई होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है, कैसे सीविंग होती है, कैसे प्रेस होती है। तो रेमंड पे उन बच्चों को ट्रेनिंग करा करके उसको हम पैसा देते हैं और फिर रेमंड उनको अपने जॉब रोल पर रखती है। अगर वहां पे उसको नहीं मिला तो रेमंड जैसी किसी और कंपनी में काम मिल जाएगा। ये काम मारुति के साथ भी होता है, ये काम महिंद्रा के साथ भी होता है, ये काम टाटा के साथ भी होता है, जो बड़े ग्रुप्स हैं। तो उनके माध्यम से बच्चों को हम ट्रेनिंग करवाना और वहीं पर उनको जॉब दिलवाना, ये लगातार हमारे काम चल रहा है। समुदाय विशेष के लिए कुछ अलग से कोई योजना? हमारा कुछ नहीं, तो अल्पसंख्यक योजना चलती है बहुत सारी। एक पूरा मंत्रालय बनाया हुआ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी ITI उस विभाग में बनी है। पर हम मतलब बाई नेचर में भी और हमारी पार्टी भी को ऐसा कोई विशेष काम केवल समुदाय के लिए करे ऐसा को नहीं है, सबके लिए काम कर रहे हैं। और फिर संवैधानिक व्यवस्था है, सबका रिजर्वेशन है, गरीबों का रिजर्वेशन है, SC का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है। तो उनको जहां जहां उनके आयोग बने हैं उनको उसका लाभ मिलता है। ऐसे अल्पसंख्यक आयोग भी बना है, उसका भी उनको लाभ मिलता है। पर उसके लिए पश्चिम को हमको अलग से प्लानिंग करें उसकी जरूरत नहीं है। आयोग अपने आप में काम करता है, आयोग की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाते हैं। क्योंकि अधिकतर आंकड़ों की जब बात की जाती है, थोड़ा शांति बनाए रखें। जो लोग यहाँ पर फोन पे बात कर रहे हैं ना, बाहर जा सकते हैं। जब बात आती है कि आंकड़ों की बात आती है तो लोगों को नींद आने लग जाती है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों की जब बात शुरू होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं वापस। ये आरोप है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख आपने बता दी है।
अभी आरोप यह है कि आप मुद्दों को अच्छी तरह, मंदिर को आपने मुद्दा बनाया, मंदिर बन जाएगा, उसके बाद क्या? लोग पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? देखिए, मंदिर को लोग मंदिर के रूप में देखते हैं, उसको कभी भी लोग पॉलिटिकल मानते हैं। वह पॉलिटिकल नहीं। राम मंदिर भावना का विषय है, दिल से जुड़ा है। पैदा होते के साथ ही, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते के साथ ही उसकी बुआ, उसकी मौसी, उसकी बच्चे की जो भी घर की बड़ी होती है, बच्चे के कान में राम बोलती है, उसके कान में मुंह पे शहद डालती है, कान में कोई ना कोई ओम का या राम का उच्चारण करती है। क्यों? एक ऐसा शब्द है कि जब उसे कान से जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगा, दिल तक जाएगा, भले वो बच्चा अनजान हो अभी, तो उसके दिल में वो काम करेगा। पैदा होते के साथ ही गांव के अंदर ये सब, जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो थोड़ी चीजें दूरी हो गई, वरना गांव के लोग हिंदू या मुस्लिम आपस में राम नाम क्या करते? राम राम चाचा, राम राम भैया, राम राम ताऊ जी, राम राम। तो राम राम ऐसा शब्द है, ये नमस्ते गुड मॉर्निंग तो ये बाद में आई है। तो राम राम एक जीवन शैली है, सबकी है, वो हिंदू की भी है, मुस्लिम की है। कुछ लोगों ने उसको खराब करने का काम किया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। राम मंदिर का मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ जिनका एजेंडा पॉलिटिकल था, जिनको समाज में विध्वंस पैदा करना था, उन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। मैं उस बात का कहूँ, मैंने राम मंदिर का पूरा आंदोलन अपनी आंखों से देखा भी है और आंदोलन का मैं साक्षी रहा हूँ। तो उन लोगों ने उसका एजेंडा बनाया, वही लोग लगातार उसके ऊपर बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने विरोध किया। पर जब जब सर्वे हुआ, तब जब ज्योलॉजिकल सर्वे हुआ, आप कितने बड़े बड़े प्रमाण, 1400 वर्ष पुराने, 2500 वर्ष पुराने, 2.5 लाख वर्ष पुराने, कितने सारे अवशेष उसके निकले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, पूरी जुडिशरी ने यह सिद्ध किया कि वहां पर राम मंदिर था। और राम मंदिर बनना तो सबके लिए जब बन रहा है, तो मेरे मन की बात है कि मैं अपना मंदिर कैसे बनाऊं, मैं अपना घर कैसे बनाऊं, ये मेरी भावना है। तो हमको लगा बहुत अच्छा बनना चाहिए, तो बहुत अच्छा बन रहा है। अब बहुत अच्छा बनना है तो सब लोग उसको देखना चाहते हैं, तो सब लोग देख रहे हैं, उसको जा रहे हैं। तो ये सबकी भावना का विषय है, ये किसी के विरोध का विषय नहीं है। हम चाहेंगे सब लोग उसको देखने के लिए जाएं। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने सदैव सबकी भावना का सम्मान किया है। हम सहिष्णु हैं, हम हिंसावादी नहीं हैं। भारत का इतिहास बात गवाह है कि भारत ने हमेशा सबको संरक्षण दिया। केवल भारत हिंदुस्तान ऐसा है जो संवैधानिक रूप से सबकी मान्यता है, वो मुस्लिम हो, सिख हो, अन्य जाति धर्म के लोग हों, यहूदी हों, सबको संरक्षण देने का केवल भारत ने किया। और भारत ने सबके धर्मों का सम्मान किया। तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सबको एक बार उसको दर्शन करने जाना चाहिए। सब लोग राम मंदिर को देखने जाएं, आपने ये कहा। इस बीच विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, उनके व्यूज बटे हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। ये भी कह रहे हैं वो कि हम बाद में चले जाएंगे, 22 तारीख को नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार वो कसकर कहें कि बीजेपी का कार्यक्रम है, हम राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे। हिम्मत तो करे कहने की, किसने मना किया? ये बात खुल के बोले ना। वो डुलमुल हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। कभी कहते जाएं, कभी कहते नहीं जाएं, जाएंगे तो क्या होगा, नहीं गए तो क्या होगा, तय करें ना। वो अधिकार पूर्वक कहे कि राम सबके हैं, राम हमारे भी, हम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि राम उनका कल्याण करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, राम का विरोध करके किसी का अस्तित्व रह सकता है, तो मुझको नहीं लगता है किसी का अस्तित्व राम का विरोध करके रहेगा। राम सबके हैं, राम एक आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और सबका उन्होंने सबका कल्याण करने का काम किया। वो राम किसी के विरोधी नहीं। कोई राम का विरोधी हो सकता है, राम किसी के विरोधी नहीं, मुझको ऐसा लगता है। अभी क्या था, अभी पिछले दिनों आपने, कल ही परसों की घटना है, योगी जी अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर जैसे शहरों का नाम बदलने की पाइपलाइन में प्रोसेस चल रही है। एक जगह है अलमासपुर चौक मुजफ्फरनगर में, आपने पत्र लिखा कि इसका नाम बदलना चाहिए। तो ये नाम बदलने की परिपाटी का क्या सेगमेंट है? नहीं, वो चौक नहीं है, अलमासपुर गांव का नाम है। गांव का नाम है, अलमासपुर चौक नहीं है। ओके, वो तो गांव का नाम है। तो ये परिपाटी बदलने का विषय नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके आदर्श हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने समाज को एक संवैधानिक अधिकार दिया, समाज के प्रत्येक वर्ग को अधिकार दिया। एक झाड़ू लगाने वाले, जूता काटने वाले से लेकर के राष्ट्रपति तक सबको एक ही वोट का अधिकार दिया। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार दिया। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पे कुछ चीज बनती है तो हमको लगता है हम सबके लिए सम्मान करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गांव होंगे। एक इटावा जगह है, वहां पर भी अंबेडकर जी ने बहुत चीजें, मतलब वहां पर भी विकास की बात की जाए तो उस दिशा में काफी SC/ST के करीब में लोग हैं। तो अलमासपुर ही क्यों? ये शब्द किसी को डिनोट करता, रिलेट करता है, इसलिए उसका नाम बदलना? नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो वहां के कुछ लोग इकट्ठे होकर गए
कि हमारी इच्छा है, ये इसका कोई नाम नहीं है, नामकरण कर दिया। तो मैं नगर पालिका को लिखा, नगर पालिका उसका निर्णय लेना है। ये राजनीतिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि जो कोई भावना अपनी लेकर के आता है, मुझको ठीक लगता है, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। 2024 उत्तर प्रदेश कोई नया मुद्दा, कोई नया धमाका लेकर आएंगे ऊपर से? इतना बड़ा धमाका तो हो रहा है। सरकार हमारी, ये जो पिछली हमारी- बार का था अभी जो commitment। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव तो जा रही है। कितनी बड़ी योजना है, आप देखिए कितना बड़ा धमाका अपने आप में। यानी केंद्र सरकार आपके द्वारा, प्रदेश सरकार आपके द्वारा, देश भर के प्रत्येक गांव के अंदर हमारी संकल्प यात्रा पहुंच रही है। और केवल यात्रा नहीं पहुंची, सब अधिकारी, सब हमारे नीचे के कर्मचारी, सब वहां बीडीओ, सीडीओ, डीएम, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं जिनको अभी तक किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहीं उनका पंजीकरण हो रहा है, वहीं इनको आच्छादित करने की योजना बन रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो वर्ग अभी छूट गया किसी कारण से, या उसमें संरचना में नहीं आ पाया और उसके लिए वो वैलिड भी है, यानी उसकी परिधि में आता भी है, उसको वहीं जाकर घर जाकर, इससे बड़ा धमाका क्या हो सकता है। तो मुझे तो जनता की, और वहां भी हमने किसी का पक्षपात नहीं किया, सबके लिए काम हो रहा है। वहां हमने जाति के लोग नहीं बुलाया कि इस जाति के लोग आएंगे, इसके नहीं आएंगे, ये हमारे वोटर ही आएंगे, हमारे वोटर नहीं, ये नहीं आएंगे। सबके लिए किया, सबका पंजीकरण हो रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। और अब ताली बजा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी आया नहीं, योगी जैसा मुख्यमंत्री कभी आया नहीं। समाज को तत्कालीन सरकारें, पूर्व की सरकार जाति में बांटते रही, अब उनको भी अकल आ रही है इस बात की कि सरकार कैसे चलती है, वो भी इस बात से प्रेरणा ले रहे हैं। आप अपने विभाग में आने वाले समय में कौन सी 5 नई योजनाएं या कोई पाइपलाइन में हो जिसका राइट, जिक्र करना अभी चाहें? हमने टाटा के साथ एमओयू किया है। टाटा के CSR फंड से हमको 5,000 करोड़ रुपए लगा, 5,000 करोड़। और हमने अपनी उत्तर प्रदेश की 303 ITI हमारे पास गवर्नमेंट की हैं, उनमें से 150 ITI को 150, एक जनपद में 2 ऐसी ITI को हमने डेवलप कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम दे रहे हैं, और जो मशीन है, प्लांट है, अंदर का पूरा सिस्टम है, उनकी ट्रेनिंग है, ये पार्ट टाटा के पास है। तो टाटा जो वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टाटा तुम जानते हैं कितना बड़ा आज बहुत शानदार और भारत के लिए गर्व का विषय है टाटा का इतनी ऊंचाई पे होना। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर में, और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन में, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। और टाटा के एक्सपर्ट्स हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे, और वो हमारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं ताकि रेगुलर पढ़ाई उसी को कर सके। और उसके बाद हमने अभी कल ही मैंने साइन किया है, अभी 65 ITIs के लिए हमने और प्रपोजल भेजा है कि वो भी हमारी हो जाए। ऐसा मिला के सभी 303 ITI को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करने का हम काम करेंगे। उसके अलावा 65 ITI हमने अभी नई और बनाई हैं, तो उनको भी हम PPP मॉडल पर दे रहे हैं, और PPP मॉडल पर ला करके उनको बहुत जल्दी उनको डेवलप करके उनको भी फिर हम जोड़ने का काम करेंगे। एक जो हमारा ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके साथ भी उसकी एक टेढ़ किसी ना किसी जनपद की ITI के अंदर जहाँ पर नहीं है, उसको भी हम लाने का काम कर रहे हैं ताकि वहीं के बच्चे वहीं प्रशिक्षित हो सके, ट्रेन हो सके, और वहीं पर रोजगार कर सके। आप विधानसभा में सदस्य भी हैं। मैं हर मंच से एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा अतरंगी सवाल है। मेरे कई मित्र विधानसभा में हैं, पहले वो अन्य दलों में, क्षेत्रीय दलों में थे, फिर वो भाजपा में आए, फिर भाजपा छोड़कर फिर से वो क्षेत्रीय दलों में हैं। उनसे जब बात करो, और वो विधानसभा में हैं आपकी, जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं यार भाजपा में वो मौज नहीं है। तो वो मौज फैक्टर का क्या अर्थ है, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं उसका माकूल जवाब आप मुझे देंगे। अब मौज कैसी है वो तो वही बताएंगे। हमको ये पता है कि भाजपा मौज करने के लिए नहीं है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है वो काम करने के लिए आता है, समर्पित भाव से आता है, सेवा भाव से आता है, तो वहां पे काम करता है। जो यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, जो कुछ कमाने के लिए यहाँ पर आता है, इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर आता है, वो काम नहीं कर पाता। और अभी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, तो जिन लोगों की संभावना आपको हमको थी, यानी चैनल को भी थी कि ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, उनको मौका नहीं मिला। सेकंड और थर्ड बल्कि लास्ट रॉके अंतिम व्यक्ति को, वो कहना दीनदयाल जी का संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, तो मुस्कान भी ना कहिए उसको, लेकिन अंतिम व्यक्ति को सेवा करने का मौका मिला। तो ये जो चीज है केवल भारतीय जनता पार्टी में है। अन्य पार्टियों में तो एक ही व्यक्ति को नमस्ते करनी है, एक ही व्यक्ति को प्रणाम करना है, उसी की सेवा करनी है, और उसी से ही कल्याण हो जाता है। तो जो लोग पार्टी को भी कुछ चला नहीं पाते, जिन्होंने पार्टी को गर्त में धकेल दिया, पिछले 10 सालों के अंदर जिन्होंने पार्टी को गर्त में धकेला काम किया, आज भी पार्टी का नेतृत्व वही कर रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है
कि अपना नेतृत्व बदल के किसी को नेतृत्व दे। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलता है, और जब आवश्यकता पड़ती है किसी नए व्यक्ति को सेवा करने का मौका दिया जाता है। इसे ये मौज नहीं है, ये परिवार की एक पार्टी है और परिवार में सबको समान रूप से काम करने का मौका। नए व्यक्ति को मौका दिया जाता है और हर जाति को भी मौका दिया जाता है। व्यक्ति में सब आगे, व्यक्ति में जाति का विषय नहीं है, व्यक्ति में सब आगे। लेकिन जाति और पॉलिटिक्स का नाता तो हमेशा से रहा है। जाति का विषय नहीं है जी, जिसके अंदर योग्यता होती है उसको काम मिलता है। अच्छा, 2047 के लक्ष्य लेकर पीएम मोदी चल रहे हैं। इस बीच 2024 के चुनाव सामने आ रहे हैं। उस बीच यूपी की अहमियत सब जानते हैं, राहुल गांधी भी समझ गए हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे, 14 जिले कवर करेंगे, लेकिन उस बीच यूपी जोड़ो यात्रा वो पहले ही निकालनी उन्होंने शुरू कर दी है। इस बीच दरगाह में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, कितना नुकसान यूपी के लिए या बीजेपी के लिए यहाँ पर? देखो, तो उनको मंदिर याद आ रहा है, ये भी हमारी एक जीत है, ये भी हमारी एक विजय है। जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने राम सेतु को नकार दिया, जो कि राम है ही नहीं, राम एक काल्पनिक संरचना है, वे लोग आज राम के अस्तित्व को स्वीकार करने का काम कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए, हमारे आराध्य भगवान राम के लिए, एक उनके लिए तो नहीं है, तो हमारे लिए तो राम तो ही, तो उनके लिए एक बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज को माना। यानी देश की उन सब आस्थाओं में उनकी भी आस्था जुड़ी जो वास्तव में यहाँ तथ्यात्मक है। एक बात। नंबर 2 बात, यात्रा निकालने की बात है, तो यात्रा जुड़ी, और यात्रा जुड़ने के बाद फिर बहुत सारे चुनाव भी हुए, बहुत सारा परिणाम भी हुआ है, वो भी हम सब ने देखा है। बात यात्रा की नहीं है, बात विजन की है। उनका विजन क्या है, वो चाहते क्या है? केवल एक पार्टी को या एक व्यक्ति को गाड़ी देकर के एक व्यक्ति को किसी भी रूप में लांछित करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमको अपना बताना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। आप यहाँ बैठिए, अपने टैलेंट के आधार पर बैठिए, भैया बैठे, मैं बैठा हूं, तो हमें कुछ ना कुछ व्यक्ति का टैलेंट होता है, तब लोग आते हैं। हम एग्जाम देके क्वालिफाई होते हैं तो हमारा टैलेंट होता है, हम दूसरे की बुराई करें, साहब ये तो बहुत ही खराब था तो मुझको मौका होता है, तो ऐसा नहीं होता। जब मेरे में टैलेंट होता तब मुझको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जनता भी उसी को आगे बढ़ाने का काम करती है। जनता किसी गुलाम नहीं है, जनता किसी की पैरोकार भी नहीं है, जनता तो उसको आगे बढ़ाने का काम करती है जो जनता का विश्वास जीतता है। तो हमको लगता है, जिनकी आप चर्चा कर रही हो, नाम भी लेना मुझको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जनता के बीच में कोई पहचान या जुड़ाव या एक तरीके से आत्मीयता, एक शब्द आत्मीयता, वो आत्मीयता कभी उनके साथ किसी की बनी नहीं पाई, इसलिए ये हर्ष हो रहा है। अच्छा, कोशिश वो पूरी करते हैं, कभी डोसा बनाते हुए नजर आते हैं, कभी कूली बनते हुए नजर आते हैं, तो कोशिश तो कनेक्ट करने की करते रहते हैं राहुल गांधी। हाँ ठीक है, अब देखो कुली बताएंगे ये बाकी लोग बताएंगे। कपिल देव अग्रवाल के लिए एक प्रदेश की परिकल्पना क्या है? एक उत्तम प्रदेश की परिकल्पना उत्तम क्या प्रदेश है? की कल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, कर रहे हैं, और मुझे तो वही कल्पना हम सबके सामने है। देखिए, सबसे पहली बात है कानून व्यवस्था का सही प्रकार से पालन। जब हम जाति के, धर्म के, व्यक्ति के आधार पर चीजों को तय करते हैं तो विरोध होता है। एक भाई के साथ हम कुछ और करेंगे, दूसरे के साथ हम कुछ और करेंगे। एक उदाहरण देकर अपनी बात समझा सकता हूँ। एक सगे, मतलब वैसे मुझे आपकी बात से याद आ गया, एक परिवार में भाई रहते थे आपस में, तो किसी भाई ने, मतलब किसी व्यक्ति ने, 2 बच्चे खड़े थे, तो गन्ना तोड़ा। तो गन्ने में तो बाबूजी बैठे, गन्ने से जो किसान भी लोग यहाँ बैठे हुए, तो गन्ना तोड़ा, जो आगे का हिस्सा होता है थोड़ा फीका होता है, जड़ का हिस्सा मीठा होता है। तो गन्ना बढ़ता, तो दूसरा भाई भी खड़ा हुआ देख रहा था। तो जब गन्ने का बंटवारा किया तो भाई ने उस गन्ने को तोड़ करके बजाय ऐसे देने के वो ऐसे कर दिया, अपने बैठे बच्चे को मीठे वाला हिस्सा दिया और दूसरे भाई को हल्के वाला हिस्सा दिया। तो भाई खड़ा हुआ देख रहा था, उनने कहा भैया अभी से ऐसे से हो, अभी से। जब तूने बच्चों में भेद कर दिया और मेरे बेटे को तुमने फीके वाला दिया, अपने बेटे को तुमने मीठे वाला दिया, तो ये परिवार अब एक साथ नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा नहीं किया। संवैधानिक रूप से जो चीज हुई, लाउड स्पीकर बंद हुए तो मस्जिद के भी हुए, मंदिर के भी हुए। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो धार्मिक कार्यक्रम हिंदू समाज के भी सड़कों पर नहीं होंगे। जो चीजें की वो सबके लिए समान रूप से की। गुंडों का दमन हुआ, गुंडों को जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, तो फिर हिंदू हो मुस्लिम हो, जो गुंडा था गुंडे पे हुई। लोगों ने हिंदू मुस्लिम कहा, कहें, पर गुंडों पे हुई। जिन्हें गुंडे जमीन कब्जाई, गुंडे की, महिलाओं के साथ दुराचार किया, लूट मचाई, जमीनों पे कब्जे किए, कत्ल किए, तो उन पर कार्रवाई करने का काम किया। लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम बांटा, लोग बांटे। तो मुझको लगा कानून व्यवस्था नंबर 1, उस पर काम चल रहा है। आर्थिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। आर्थिक व्यवस्था में सबको लगातार चीजें हो रही हैं।
सड़कों का इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अभी आप देखिए 5 नए एयरपोर्ट हमने देने का काम किया, हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, हमने एम्स बनाने का काम किया, हमने IIT बनाने का काम किया, हमने पॉलिटेक्निक और ITI बनाई, हमने कॉलेज बनाए। वे भी जाति के आधार पर नहीं बनाए, वे भी सबके लिए बनाए, सबका साथ सबका विकास हमने करने का काम किया। और लगातार हमें इस तरह, जब मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आज मुस्लिम की बेटी भी डॉक्टरेट कर रही है, साइंटिस्ट बन रही है, PhD कर रही है। प्रधानमंत्री शुरू में कहा था 2014 में कि बच्चे कुरान पढ़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं कुरान पढ़े, लेकिन एक हाथ में उन्हें कुरान हो, एक हाथ में उनके लैपटॉप हो। ये प्रधानमंत्री ने कहा और आज हो रहा है। हमने अभी आईफोन बांटे, तो उन्हें मुस्लिम की बेटी को बांटी। हिंदू में बुढ़ाना में कॉलेज में था, तो वहाँ 850 बच्चियाँ थी, और मैंने धीरे से पता किया कि यहाँ बच्चे कितने, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने। तो उन्होंने बताया 850 बच्चों में 60% मुस्लिम बच्चियाँ हैं उस कॉलेज के अंदर। तो सभी बच्चों को हमने आईफोन बांटे। तो हमने नहीं कहा यार इनको रहने दो, इनके बचा लो, बाकी को दो, ये नहीं किया, सरकार ने सबको दी। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज कर रहे हैं, तो ये नजर भी आ रही हैं। कोई आज सरकार की कार्यशैली के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। टिप्पणी केवल वो कर रहा है जिसका धंधा बंद हुआ, जिसके नंबर 2 के धंधे बंद हो गए, जो कत्लेआम होते थे वो बंद हो गए, जो लोगों ने कत्लेआम बना करके समाज में, मैं मुजफ्फरनगर की चर्चा करूं, मुरादाबाद में भी होता होगा, मुरादाबाद के DM साहब यहाँ पर बैठे हैं। हमारे यहाँ 250 कच्ची कत्ल खाने चलते थे। खालापार एक जगह है, आप कभी आइए, मैं आपको सर्वे कराऊंगा। 250 कच्ची भट्टियां उनको बोलते थे, और वहीं पे बराबर DM की कोठी हुआ करती थी, मतलब पीछे कत्ल खाने, DM की कोठी उसके आगे। और इतनी दुर्गंध उसके अंदर आती थी, DM भी समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने खालापार के नहीं कहा, उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए कहा अवैध कत्ल खाने नहीं चलेंगे। तो नहीं चलेंगे, तो वहां के भी बंद हुए, और वहां के बंद हुए तो आप जाइए खलापार के अंदर, वहां की बच्चों से पूछिए, वहां की महिलाओं से पूछिए। जब मैं उनके कॉलेज में जाता हूं, जो मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है, जब वहां जाके बच्चों से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कैसा लगता है, वो बताती है अंकल स्वर्ग आ गया, हम स्वर्ग में रह रहे। जीने का प्रशंसा बदल गया, सोचे। यानी कुछ लोगों के लाभ के लिए पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश शोषित होता था। मुख्यमंत्री जी ने वो चीजें बंद की है। कुछ लोगों के लाभ के लिए सबका उत्पीड़न हो, ये नहीं हो सकता। कानून के हिसाब से सब लोग काम करें। तो कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चर्चा के विषय भी गहन होते हुए नजर आ रहा है। DM साहब का आपने जिक्र किया, उस बीच मानवेंद्र जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से कि खड़े होकर सर का स्वागत करें, उन्हें भी हम पैनल में शामिल करते हैं और सवाल जवाब आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपसे, आप मंच पर आए, और इस बीच कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जारी रहेगा कार्यक्रम। जिम्मेदारी देने वाले और जिम्मेदारी निभाने वाले दोनों मंच पे आ रहे हैं, तो सवालों की तलखी और सवाल दोनों ही तेज होने वाले हैं। वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ, आ जाइए, चेयर लगा। जोरदार तालियों के साथ मिस्टर मानवेंद्र सिंह जी का DM मुरादाबाद का स्वागत किया जाए। साक्षी, जैसे पहले ही जिक्र किया हमने कि जिम्मेदारी देने वाले और जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले दोनों इस समय मंच पर हैं, क्योंकि सवालों का सिलसिला जारी है। थोड़ा राजनीति से हम प्रशासन की ओर मूव करेंगे, राजनीतिक सवाल से। कपिल देव जी पानी पी रहे हैं अभी, और मंच पर पानी पीना, सवालों के बाद जवाब के बाद पानी पीना, तो लगता है कि मंच जो है कामयाब साबित हो रहा है। कामयाब तो होगा ही। सवाल मैंने एक मौज फैक्टर का किया था, खैर उसका माकूल जवाब मुझे मिला नहीं, क्योंकि आपने अपनी पार्टी की, भाजपा की जो अच्छाइयां थी वो बताई। मैं ये चाह रहा था कि आप एक विधायक के नाते वो कौन सी मौज थी जिसे वो मिस करते हैं, वो मैं पूछना चाह रहा था। क्या मौज है, क्या करते थे वो ऐसा भाई वहां उस समय, जो यहां भाजपा में उनको करने को नहीं मिल रहा? वो मौज कौन सी थी? क्योंकि आप भी साथी विधायक रहे हैं लगातार, उनकी सरकार रही, उसके बाद आपकी सरकार आई, तो वो कौन सी मौज थी जो वो नहीं कर पा रहे थे भाजपा के अंदर, भाजपा शासन के अंदर? चलिए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आपने मौज के बारे में पूछा, मैं तो उनके साथ उस ढंग से नहीं रहा, पर जो चीज मैंने देखी है, सुनी है, वर्तमान में चीजें चल रही हैं, कंपेयर करिए। सत्ता को लोगों ने, मैं इसमें रोकते हुए कहूंगा, अंतर बताइए। वो होता है, पढ़ते थे कि अंतर बताइए। लोगों ने संसाधनों को और आमदनी का एक साधन माना। सत्ता में आपने देखा होगा, सुना होगा, थोड़े दिन पहले की बात है,
यानी 2014 से पहले की बात है। तो एक परसेप्शन था पॉलिटिकल लोग यानी चोर यानी बेईमान, सब नहीं, लेकिन एक बन गया था, मैसेज होता था। वो सत्ता में आना यानी मौज करिए, ऐशो आराम करिए, और भी बहुत सारे काम थे जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। एक मर्यादा होती है, मेरी भी एक मर्यादा है। और तत्कालीन सरकारों के भ्रष्टाचार, उनकी जांच, उनकी लूट खसोट, कई मंत्रियों का जेल में रहना, ये इस बात का अपना प्रतीक है कि लोगों ने सत्ता को आमदनी का एक साधन बनाने का काम किया, एक पक्ष। और दूसरा पक्ष ये किया कि आमदनी का नहीं, दबंगे का भी साधन बनाया। यानी हमें तो फिर और कोई नहीं है, तो हम ही तय करेंगे क्या होगा, हम ही तय करेंगे विधानसभा में क्या होगा, हम ही तय करेंगे जनपद के अंदर क्या होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक टीम है, डीएम की अपनी अलग भूमिका है, विधायक की अपनी भूमिका है, मंत्री की अपनी भूमिका है, और नीचे के लोग की अपनी भूमिका। सब लोग अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं, और सबको किसी के काम में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। आवश्यकता पड़ती तो करते हैं, पर एक मर्यादित तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं, पर एक राजनीति को जिस प्रकार से बदनाम करने का लोगों ने काम किया, आज राजनीति उससे बची है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म किया, आते के साथ ही लाल बत्तियां खत्म कर दी। पहले दिन भर टूटू करती लाल बत्तियां घूमती रहती थी, उसका भौकाल मचता था, भौकाल शब्द है, भौकाल मचता था। लोग डरने का काम करते थे कि मंत्री जाए तो कोई तूफान आया। अब मंत्री आया तूफान नहीं आता, मंत्री आए तो अपने काम करते निकल जाते हैं। तो चीजें काम पूरा हो रहा है, काम उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन भौकाल नहीं है। तो भौकाल की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझको लगता है चाहिए जनता को मुझसे ही बढ़िया इस बात का जवाब जनता देगी। जनता से यह बात पूछेंगे कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में आपको क्या फर्क था, तो जनता इसका बाकाला माकूल और बढ़िया शब्दों में जवाब दे पाएगी। क्या बात है, ये जवाब बिल्कुल ठीक था, सटीक था। मानवेंद्र जी हमारे साथ जिला अधिकारी हैं मुरादाबाद के, क्योंकि आप यहां पर करता धरता हैं। जिला अधिकारी का मतलब जिले का जिम्मा, जो भी होगा अच्छा होगा तो आपका, बुरा होगा तो आपका। मैं पिछले दिनों अलीगढ़ में कार्यक्रम कर रहा था, वहाँ हमारे मित्र ही हैं विक्रम जी, पहले हमारे शाहजहांपुर मेरे ज़िले के कलेक्टर रहे। मैं आ रहा था तो सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई थी, मैंने सवाल ऐसे ही पूछ लिया सीधा, आदत है मेरी करने की, जो होता है वो मैं पूछता हूँ, आंकड़े और इसमें हम बाद में जाते हैं। तो मैंने पूछ लिया कि यार सड़कें तुम्हारी बड़ी खराब हैं यार। तो उन्होंने उसे माकूलता से उसका जवाब दिया कि सड़कें खराब थीं, सड़कें सही हो रही हैं और अगली बार आओगे तो हो जाएंगी। तो ऐसे ही सवाल और आपसे जवाब की उम्मीद करूंगा। जब मैं आया मुरादाबाद के अंदर घुसा, बहुत अच्छी सड़कें थी, शांति मिली। शांति इसलिए मिली क्योंकि मुरादाबाद में ट्रैफिक की समस्या मुझे लगता है जिन इलाकों से मैं गुजरा हूं वहां नहीं मिली। लेकिन जब मैंने बात की तो ये पाया कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत कंजेस्टेड हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। पहले मैं समस्या जानने की कोशिश करूंगा और उसके लिए आप क्या निराकरण या क्या निस्तारण कर रहे हैं उसको जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने अभी मेरे 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं मैंने इस जनपद में जो मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन ये बतौर जिलाधिकारी मेरा 4था जनपद है। और मैंने यहाँ पर महसूस किया है जो कि जन समस्याएं, ट्रैफिक की समस्या सभी जगह पर है, कोई मुरादाबाद के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का जो कार्यक्रम है यहाँ पर तो डिले जरूर हुआ है, लेकिन अब जो कंप्लीट होता आ रहा है तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और इसके बाद मैं समझता हूँ ट्रैफिक की समस्या का काफ़ी कुछ निराकरण होगा। और जहाँ तक कंजेस्टेड जगह पर ट्रैफिक की बात है वो तो रहेगी। जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की कि लोग बाग एक अंदर ही क्यों रहना चाहते हैं, बाहर निकल के क्यों नहीं जाना चाहते हैं, जो हाईवे वगैरह है उसके किनारे क्यों नहीं जा रहे। तो मुझे एक फीडबैक इस बात का भी मिला कि पब्लिक के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती थी कि हम घनी आबादी से निकल के किनारे जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर हम सिक्योर होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन कुछ सालों से ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। अब लोग उधर की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, वो हाईवे या जो बाईपास वगैरह जहाँ वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे यदि इस तरह पब्लिक का जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड है, यदि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो ये जो सघन आबादी है, सघन से बिरल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
उससे इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तभी अब जैसे कि यहाँ पर कई जगह पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि सब बहुत दिक्कत हो रही है कि यहाँ का मेन मार्केट है, उसको क्या बोलते हैं, बुध बाजार। तो बुध बाजार को लेके लगातार मेरे पास लोग आते थे कि साहब वहाँ पर इतने दिनों से काम चल रहा है और कब तक हम लोग वेट करेंगे। लेकिन अब जब काम फाइनल होता हुआ जा रहा है तो लोग प्रसन्न भी हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये बात ठीक है, जो नासूर का जब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब तक हम, और इसमें देखिए गवर्नमेंट की बहुत, ये तो हमारे फंड्स नहीं है तो हम क्या नासूर का इलाज करें, नहीं करेंगे। हम किसी तरह लिपापोती काम करेंगे। ये तो हमारे स्मार्ट इंडिया में, स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छे फंड्स आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत अच्छा पैसा आया है और वो पैसा नगरों में लग रहा है, उसको वो पैसा दिखाई भी दे रहा है। क्या बात। कपिल देव अग्रवाल जी, मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन काम किया मैंने और रात को सो जाता हूं, सुकून भरी नींद। आपको नींद आती है या कोई ऐसा काम है जो आपको करना है जो सोने नहीं देता? ऐसा कोई काम? नहीं, ऐसा नहीं है। खूब मस्ती से सोते हैं और मस्ती से काम करते हैं, रातों को तनाव लेके नहीं सोते, ठीक है ना। तो फिर भी एक दिली ख्वाहिश होती है कि यार ये काम मैं करके रहूंगा, ऐसा कुछ है आपके बनाया है? नहीं, ठीक है आपकी बात। APJ अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई विजन आपके पास है या आपको जुनून है तो फिर आपको सपने नहीं आने चाहिए, और जो दिन में सपने देखते हैं, ठीक है ना, तो उनको रात को नींद नहीं आती, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। तो वो सब चीज़ तो हमारे साथ भी है, जो योजना बनती है सब करते हैं। मैंने आपको बताया, एक टीम वर्क है जो लगातार काम करती है, पार्टी में भी और सरकार में भी। सब लोग अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं होती उनको नोट करके अगले दिन करके होता है। ऐसा कोई काम नहीं होता जो आज ही करना, ऐसा भी नहीं होता, कल के ऊपर भी चीज़ डाली जाती है। पर जब दिन भर काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पार्टी के लिए भी काम, अभी भी मैं कई कार्यक्रम करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो पार्टी कार्यक्रम है वो भी, जो सामाजिक काम है वो भी, जो सरकार का काम है वो भी, और कुछ ना कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत काम भी, और परिवार भी है। तो सभी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। पर हमको लगता है सब सिस्टम ठीक प्रकार से चल रहा है और किसी प्रकार को तनाव तो ओढ़ने की चीज होती है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम होता है, क्योंकि जब किसी को रोजगार नहीं मिलता तो वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। पढ़ने लिखने के बाद उसको रोजगार नहीं मिला तो वो क्रिमिनल, अगर दिशा भटक गया तो क्राइम की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर वो कहीं खाली भीड़ का हिस्सा होगा, पत्थरबाजी का हिस्सा होगा, बहुत तमाम चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि आपका जो विभाग है वो कहीं ना कहीं एक छोटी दूरी का पायदान, छोटी ऊंचाई का, कम ऊंचाई का पायदान है, जिस पे अगर कोई कदम रखता है तो सफलता मिलने की संभावनाएं जल्द हो सकती हैं। तो उस दिशा में, बेरोजगारी की दिशा में कोई बेहतर काम? देखो, दो प्रकार की बेरोजगारी मुझको महसूस होती है। एक तो वे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MSc कर लिया, PhD कर लिया, वो कंपटीशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से सरकारी वैकेंसी थोड़ा कम होती, ज़्यादा होती नहीं है। तो उनको लगता है कि वैकेंसियाँ कम हैं और एग्जाम देने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो वहाँ तो एक लाइन अलग है, हाँ, एक प्रकार की लाइन है। दूसरा लाइन वो है जो करना ही नहीं चाहते। हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे विभाग में लगातार अपार संभावना इस बात की आप आइए, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको रोजगार भी दिलवाएंगे। पर कोई व्यक्ति अगर प्रशिक्षण भी करने के लिए तैयार ना हो या एडमिशन लेने के बाद 10 दिन आकर के भाग जाए, तो ड्रॉप आउट हो जाए, तो फिर उसको पकड़ के घर से नहीं लाया जा सकता। तो रोजगारी लोगों ने क्रिएट भी की है अपने आप। जो काम करना ही नहीं, जो काम करने वाला है, काम करने वालों के काम की कमी नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। जो काम करने वाले उनके पास अपार काम है, थोड़ी सी योग्यता और थोड़ा स्किल उसके पास हो किसी भी सेक्टर में, और उसके लिए बहुत काम है। आप जाइए तो अच्छे लोग आपको काम करने वाले नहीं मिलेंगे। आप ये भी समझ लीजिए, अगर आपको किसी भी सेक्टर में कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए तो आप ढूंढोगे तो जल्दी से मिलेगा नहीं। ये भी एक वजह है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप भी है कि करने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं और करने वालों को रोजगार भी नहीं मिला। हमारा डिपार्टमेंट इस काम में भी काम कर रहा है। हमने इंडस्ट्री से पूछा है, एक सर्वे हम करा रहे हैं इंडस्ट्री से, कि आपको किस प्रकार की स्किल की जरूरत है, यानी कैसी मैन पावर आपको चाहिए। मान लो किसी भी सेक्टर की मैं बात करूं तो उसमें उनको जिस प्रकार के लोग चाहिए तो उनको हम दे देंगे, भाई ये डाटा हमारे पास है, ये लड़के हमारे पास है, इस प्रकार के एक्सपर्ट हमारे काम है,
बाकी एक्सप्लाई उनकी आप कर लो, उनको ट्रेनिंग करो, उनसे आप काम कराओ। तो ये काम हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं साहब हमको सूट नहीं कर रहा, इतने कम पैसे में हम काम नहीं करेंगे। और पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना उसका स्किल है या जैसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो पैसा तो कंडीशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो ये सोचे कि भाई स्टार्टिंग मेरी आज 15,000 से हुई है, अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो 25,000 भी हो सकते हैं, तो उसको काम मिलेगा। वो 15 के पहले पायदान में छोड़ के भाग जाएगा तो ना 15 मिलेंगे ना 25 होंगे। मुझको ऐसा लगता है। क्या बात। मानवेंद्र जी, जिम्मेदार जिला अधिकारी आपका जिला जिसमें हम बैठे हुए हैं, क्या परिकल्पना है इस जिले को लेकर, क्या विजन है आपका? 3 महीने आपको आए हुए हो चुके हैं और लंबा रुकने वाले हैं आप यहाँ, क्या परिकल्पना है आपकी इस जिले को लेकर? देखिए, सबसे पहली जो हम लोगों की अपनी परिकल्पना हमारी सरकार की परिकल्पना पर आधारित होती है। सरकार की जो प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी होती है, और सरकार की प्रायोरिटी सबसे अधिक है जन सुनवाई की बेहतर जन सुनवाई हो। और मैं समझता हूँ कि यदि जन सुनवाई बेहतर होती है तो तमाम ऐसी समस्याओं का वहीं पर हम उसका समन कर देते हैं, जो कि बाद में बड़ी प्रॉब्लम बनती है अक्सर। तो हमने प्रयास किया है कि हम बेहतर जन सुनवाई का मैं यहाँ पर कार्य करूँ। और इससे पहले मेरा अपना मैं ललितपुर में जब डीएम था तो मैं वहाँ पर करीब 2.5 साल डीएम रहा, और 16 बार मेरा जनपद नंबर 1 पर था जन सुनवाई में। इसी तरह फरुखाबाद में मैं करीब 2 साल डीएम रहा, और लगातार 1 माह को छोड़कर लगातार हम जन सुनवाई में टॉप पे रहे। हमारा प्रयास मुरादाबाद भी है। मुरादाबाद में जब मैं आया तो उस पिछले महीने की जन सुनवाई में हमारा 62 नंबर था, और इस बार हमारा नंबर 8वां है। और वो भी 8वां इसलिए है कि एक सरकार का एक संदर्भ ऐसा आ गया जो डिफ़ॉल्ट हमें मिला। यदि वो संदर्भ हमें काम करने में, तो उसका संदर्भ का निस्तारण हम ढंग से करते तो हम नंबर 1 होते। उनका डिफ़ॉल्ट संदर्भ होने की वजह से हम नंबर 8 पे रहे। तो मेन जो सरकार का है कि बेहतर जन सुनवाई हो, पब्लिक को सबसे जन सुनवाई के माध्यम से आराम मिलता है। दूसरा, जो आम जनता, जो आम किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या गोवंश को लेकर थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले मेरा कि यहाँ पर हम गोवंश संरक्षण के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, और मैंने प्रत्येक ब्लॉक में 2 बृहद गोवंश आश्रय स्थल विकसित करने के लिए अपने सोर्सेज से विभिन्न सरकारी स्कीम के कन्वर्जेंस से मैंने 16 गोवंश आश्रय स्थल में विकसित किए हैं, जो कि इसी माह के अंत तक 2 दिन में या 10 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। और प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में 500 गोवंश को हम रखेंगे। तो इस प्रकार हम 8,000 गोवंश हम इसी अगले महीने में हम उनको आश्रय देंगे, और उनका बेहतर संरक्षण हो इसके लिए प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल से हमने 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। और उन 10 ग्राम पंचायतों की जो श्रेणी 5 और 6 की जमीन है वो हमने उनको प्रधानों को दी है कि आप इसमें हरा चारा करवाइए, हरा चारा आप हमें मुफ्त पहुंचाइए गोवंश आश्रय स्थल पर। इसी प्रकार हम प्रत्येक जो गेहूं के बोने वाले किसान हैं उनसे 1 कुंटल भूसा निःशुल्क हम लेंगे और उसको एक जगह पर करवाएंगे, और वो हम जब हमें आवश्यकता पड़ी तो हम गोवंश आश्रय स्थल में भेजेंगे। तो हमारे पास हरा चारा और भूसा दोनों हमारे पास निःशुल्क होंगे। तो जो सरकार हमको प्रति केटल जो 50 रुपये पर डे जो देती है वो हमारे दूसरे खर्चों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम बेहतर गोवंश संरक्षण का काम इस जनपद में करने जा रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, जो हमारे आंकड़े हैं, जो गणना हुई है वो 3,000 की गणना हुई कि 3,000 गोवंश निराश्रित है। जब गणना हो रही थी मैंने बहुत डांटा फटकारा, मैंने कहा बिल्कुल सही फिगर हमारे पास आना चाहिए, नहीं तो बहुत इसमें लोग बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। जब डांट फटकार के बाद 3,000 गोवंश हमें बताया गया, जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक हमने रिपोर्ट किया। और लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जनपद में कम से कम 7-8 हज़ार के आसपास गोवंश है जो कि निराश्रित है, और हमने उतने ही की पूरी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल पर लगभग 1 करोड़ के आसपास पे खर्च हुआ है, जो कि हमने विभिन्न ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से और माननीय विधायकगढ़ से हमने अनुरोध किया। तो इन सब के जो राशियाँ मिला के हमने इस काम को किया है।
और ये 1 महीने के अंदर हमारा जनपद इस स्थिति में होगा कि कोई भी गोवंश जो है बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आम जन से संबंधित है, उसका निराकरण हम लोग करें। क्या बात। मानवेंद्र जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा। आप डीएम है यहाँ मुरादाबाद के, और आज मुरादाबाद में यूपी के मन की बात कार्यक्रम आयोजित हमने किया है, होस्ट किया है। उस बीच कई सारे फरियादी आपके पास आते होंगे अलग अलग समस्याएं लेके, हमारा ये हमारा वो ऐसे। इस बीच महिला सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी ये पुलिस के लिए है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी ये आपके लिए भी है। उस बीच जहां एक तरफ ओवरऑल उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा जो है वो बेहतर हुई है, स्ट्रांग हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, लेकिन अगर मुरादाबाद में आज रात 12 बजे के बाद मैं निकलना चाहूँ अकेले, तो क्या मैं निकल सकती हूँ? मुरादाबाद में जो आप बात कह रही हैं, हमें लगता है आप मुरादाबाद की रहने वाली नहीं है, बाहर की रहने वाली हैं। अदरवाइज यहाँ पर तो मैं कई प्रोग्राम में गया तो इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि मुरादाबाद में अब लोग बड़ी फ्रीली घूमते हैं, और इस बात की बिल्कुल भी आशंका नहीं है कि रात में महिलाएं जा रही हैं तो उनको कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कि आपको भी इसके बारे में यहाँ पर ऐसी, और मैं भी 4 महीने से हूँ, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई इस तरह। अच्छा, खबरों में मैं डील करती हूँ तो रोज खबरें आती हैं अलग अलग। उस बीच अगर आप मुरादाबाद में फीमेल क्राइम डालते हैं नेट पे, तो अगर 3 महीने की बात करूं, क्योंकि आपने कहा कि आपको 3 से 4 महीने हुए हैं, कुछ हेडलाइंस हैं यहाँ पर जिसमें ये लिखा गया है कि नाजायज प्यार का खूनी अंजाम, प्रेमी ने प्रेमिका को चाकुओं से गोदकर हत्या उसकी कर दी। 21 अक्टूबर 2023 का ये आर्टिकल, 1 महीने पुरानी खबर, थाने में रिश्वत से संबंधित है महिला से। उस बीच 15 अक्टूबर खतरे में लड़कियां, हेडलाइन है ये, एक घर में घुसकर तो दूसरी को घर से उठाकर तीसरी के साथ हुआ ये दुष्कर्म। क्या अभी भी मैं सुरक्षित हूँ, जा सकती हूँ 12 बजे के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ 3 महीने का बड़ा जनपद है, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत सी ऐसे अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन भी तो ड्रास्टिक चेंज हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं होता है। लेकिन हम लोग उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर महिलाएं काफी सुरक्षित है। और सबसे पहली बात तो है कि यदि महिला किसी भी ऐसे फोरम पर पहुंचती है जहां पर कि जन सुनवाई का फोरम है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और इस तरह अभी कमिश्नर साहब ने काफी डिटेल में बताया कि उस तरह की इस सरकार ने उस तरह के फोरम विकसित किए हैं। महिला हेल्प डेस्क हमारे कार्यालय में है, प्रत्येक थाना में महिला हेल्प डेस्क है, प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क है, जहां पर महिला अपनी जाके अपनी बात कह सकती है। कुछ घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उस पर हम लोग देखेंगे, उसको और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कपिल देव अग्रवाल जी, बड़ा राजनीतिक अनुभव है, छात्र संघ राजनीति में रहे, उसके बाद आप निगम की भी देखी, फिर उसके बाद आप विधानसभा भी पहुंचे, आगे लोकसभा भी पहुंचेंगे, और हो सकता है पीएमओ में भी बैठने लग जाएं, संभावनाएं जैसा आपने कहा। तो क्या मानते हैं, एक मैसेज अगर मैं आपकी तरफ से चाहूं उन लोगों के लिए, उन वोटर्स के लिए, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें चुनने में आप कुछ उनकी मदद, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कोई बात ऐसी है जो आपको बतानी हो, या कह सकते हैं इस माध्यम से कि क्या करना चाहिए उनको समझने के लिए, क्या सही है क्या गलत है? अच्छा विषय आपका है। हमको कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिविटी के साथ काम करना। एक कहा ना किसी संत ने कि जब गलत काम करते तो हमारा मन रुकता है कि नहीं ये काम गलत है। सबसे पहले हमारा मन इस बात को तय करता है कि ये काम गलत है, ये काम ठीक है। गलत काम जाएंगे तो आज या कल उसका परिणाम गलत ही होगा। और पॉजिटिव के साथ हम काम करते हैं तो फिर वो चीजें, उसमें ईश्वर ही मदद करता है, मतलब मेरा मानना ये है। और सरकार भी उसके लिए मदद कर रही है और समाज भी उसके लिए मदद करता है। तो हमको कंस्ट्रक्टिव काम में पॉजिटिव के साथ और कुछ ना कुछ एक सेवा का कार्य किसी भी रूप में हम काम करते। मैं नौकरी करता हूँ तो नौकरी की मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यानी मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मकान, मेरी कोठी मेरा हुआ। समाज को हमने क्या दिया? समाज से अपेक्षाएं तो हमको बहुत है। समाज ऐसा करे, डीएम ऐसा करे, मंत्री ऐसा करे, विधायक ऐसा करे, मुख्यमंत्री ऐसा करे। हम समाज को क्या दे रहे? हम गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से टैक्स भी देने को तैयार नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं चोरी करते। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व का भी निर्वहन, जो कर्तव्य है हम उसका भी निर्वहन करें। और उसमें कोई बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि लोग घर के सामने 0 वाट का बल्ब भी नहीं जलाते, और सरकारी बिजली LED बड़ी वाली जिसपे 24 लाइटें लगी हैं उसको भी लोग 12 बजे तक बंद नहीं करते, जबकि स्विच ऑफ करना है। तो अब भैया तुम निकलो घर से मोटरसाइकिल से उतर करके 1 सेकंड में आपने स्विच ऑफ कर दिया तो कम से कितनी लाइट बच गई, कितनी ऊर्जा का ह्रास होने से बच गया। पानी वेस्ट हो रहा है, आपने या तो आप बंद कर दो, बंद होने लगेगी तो पालिका में किसी कंट्रोल रूम को आप फोन कर दो, इतना ही आप कर दो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने होती हैं। सरकारी संसाधनों का हम दुरुपयोग करते हैं, सरकारी संसाधन भी हमारे लिए हैं। मेरा मतलब बात वहीं से आती है कि पॉजिटिविटी के साथ विचार करेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं। यानी मेरा काम अपना, मेरा घर, मेरा परिवार अलग है, मैंने समाज को क्या दिया, समाज को देने की मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। घर में बहुत सारी महिलाएं होती है, मैं किसी महिलाओं के कार्यक्रम में होता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बहुत क्वालिफाइड महिलाएं घरों के अंदर रहती है, शाम को जाती है, किट्टी पार्टी और बहुत सारे मस्ती के कार्यक्रम उनके भी होते हैं। आपकी गली में, मोहल्ले में 4 गरीब बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाने का काम कर सकते हो। कोई लड़की PhD है, उसकी शादी हो गई तो नहीं हुई तो उसकी जॉब में नहीं लगी, तो क्या हम किसी 4 बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा सकते हैं? चाहे 1 घंटे का हम ट्यूशन दे सकते हैं? क्या हम किसी गरीब गुब्बारे बेचने वालों को, मूंगफली बेचने वालों को, चना बेचने वालों को, 4 बच्चों को, 10 बच्चों को इकट्ठा करके उनका कहीं समाज सुधार की बात कर सकते हैं? गरीब बस्ती में जाकर के अपने मेरे बच्चे का बर्थडे होगा तो मैं 1 लाख रुपये खर्च कर दूंगा, मेरी आया के बच्चे का जन्मदिन है तो शायद हम 500 रुपये देते हुए जरूरत पड़ता है कि 500 रुपये दूंगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो फर्क है समाज के अंदर, हमको गरीबों का उत्थान करने के लिए हमको भी उनको नीचे से उठाना पड़ेगा, और उनके प्रति विनम्रता का भाव, दया का भाव नहीं, कृपा का भाव नहीं, विनम्रता का भाव चाहिए कि वे भी हमारे परिवार के लोग हैं और हमको उनको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। सरकार बहुत काम कर रही है, पूरा समाज अपने दाएं बाएं के लोगों को साथ लेकर के चलेगा तब देश आगे बढ़ेगा। क्या बात, 2024 के इलेक्शन में जाने वाले हैं आप, 5 ऐसी खूबियां बता दीजिए इस मंच के माध्यम से, 5 ऐसी बातें कि जनता आपको वोट क्यों करे। बात तो 50 भी हो सकती है, लेकिन 5 हमने सबका साथ सबका विकास ईमानदारी से किया, सबके घर तक लोगों को पहुंचाने का कानून व्यवस्था का हमने ईमानदारी से पालन किया, संविधान के दायरे में रहकर के हमने काम किया, और जो सरकार की सुविधाएं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी दोबारा में चर्चा नहीं करूंगा, उसका भी लाभ हमने सबको देने का काम किया। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूरी ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं। उस बात को जनता देख भी रही है, और जब ऑनेस्टी के साथ सरकार चलती है तो नीचे का सिस्टम भी ठीक प्रकार से काम करता है। वही अधिकारी है, वही SPDM है, वही ISPS है, पहले भी यही होते थे, आज भी वही है। जैसा सरकार चल रही है वैसे अधिकारी भी उसी पॉजिटिविटी के साथ लगातार समाज में काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि भाई सरकार बहुत शानदार तरीके से लगातार चल। अच्छा, क्योंकि इस मंच की सहायता से हम हर मुद्दे के ऊपर क्योंकि लगातार चर्चा कर रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ में एक बार फिर से वर्चुअली जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, कार्डियोलॉजिस्ट। और क्योंकि ये सवाल, पहले तो अनुराग मेहरोत्रा जी एक बार फिर से भारत 24 पर आपका स्वागत है। आपका ये सवाल था क्योंकि कि सरकार क्या कुछ हेल्प आउट कर सकती है, और इस बीच क्योंकि मुरादाबाद में आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ में मंत्री UP से कपिल देव अग्रवाल जी भी मौजूद हैं और यहाँ के DM भी मौजूद हैं। क्या कुछ सवाल आपके? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी आपकी। आपको आवाज आ रही है? आपने जो प्रश्न, हाँ आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं थी। जो प्रश्न मुझसे पूछा एक बार फिर से मुझे बताएं। जी डॉक्टर, मेरा ये आपसे सवाल था, सवाल नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि आप इससे पहले पैनल में भी हमारे साथ में जुड़े थे और लगातार कार्डियक अरेस्ट की बढ़ती हुए मामले के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए उसके ऊपर आपने उपाय बताए और एहतियाती कदम उठाए, बताए कि क्या कुछ लेने चाहिए। यहाँ पर क्योंकि हमारे बीच में वो जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए हैं जो कि आपके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, तो क्या कुछ सहायता या फिर सपोर्ट आप गवर्नमेंट से चाहेंगे? सपोर्ट गवर्नमेंट से तो बहुत ज्यादा चाहिए सर। अभी बात भी हुई थी कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए उसमें इजाफा होना चाहिए। गवर्नमेंट हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं उससे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हम लोग जो है हॉस्पिटल खोलने के लिए 19 मेजर लाइसेंसेस चाहिए। होने को तो यह है कि निवेश मित्र है, उसमें एक सिंगल विंडो है, लेकिन वो होता नहीं उसमें कुछ भी। दूसरा इशू ये है कि सारी चीजें हमसे कॉमर्शियल टैक्स पे, चार्जेस पे ली जाती हैं,
चाहे आपका हाउस टैक्स हो, चाहे आपकी बिजली हो, जितने भी हैं दे आर ऑल चार्ज कमर्शियल रेट। जो फैसिलिटेट करने वाली बात होती है, जैसे यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो ये बात होती है डिफरेंट जो स्फीयर्स हैं एक्टिविटी के, उसमें हेल्थ केयर भी था, सर्विसेज भी थी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो हमने उसमें कुछ प्रोजेक्ट रखे भी थे अपने, लेकिन जो उसके बाद पॉलिसीज आई उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर के लिए बहुत कुछ नहीं था, तो हमने अपने पाँव पीछे खींचे। अब हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है, कोई भी समाज हो, मैं पहले भी बोल रहा था, वो वहाँ पे उसकी शिक्षा के संस्थान या स्वास्थ्य के संस्थान किस स्तर के हैं उसकी समाज की पहचान होती है कि किस लेवल तक वो डेवलप्ड है, वहाँ लाइफ का कितना ख्याल है, आदमी के इंटेलेक्चुअल परस्यूट कितना वो कर सकता है। पहले के मुकाबले मुरादाबाद में बहुत फर्क आया है, फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फर्क आया है जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन नाउ वी नीड नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म, सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म, कि जो हमारी अच्छे करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे मैं फिर हेल्थ केयर पे आऊँ तो फिर बोलेंगे मैं कि जो कोविड हुआ था उसमें प्राइवेट हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और बहुत अच्छा काम भी किया था, इसकी सराहना भी की गई, योगी जी साहब ने भी काफी इसकी सराहना की गई। लेकिन उसी को अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन भी दिया जाए, अगर हम लोगों को, अगर हम कोई नए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जैसे हम लगाना एक चाहते हैं कि जिसमें अच्छी मशीन, मोस्ट एडवांस मशीन को हम लगा पाए, मशीन की कॉस्ट जो नॉर्मल मशीन के मुकाबले 4 गुना तक ज्यादा होती है, अधिकतर मेडिकल डिवाइस बाहर से इम्पोर्ट होती है, इंडिया में भी काफी कुछ नहीं बनता है, तो उसमें कहीं कोई सब्सिडी हो, कहीं कल कोई कैपिटल उसमें जो है लग रही है उसके ऊपर कोई थोड़ा सा एग्जेम्पशन हो, कुछ इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन हो, तो हम लोग एक नए स्तर के और आगे नए स्तर लेके आ सकते हैं अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो अपने साथ में बोलूँ, जो लोग हम निकले जब मेडिकल कॉलेज से, तो जो हमारे साथ के लोग हैं देश में भी हैं विदेश में भी हैं, और यहाँ तो ठीक कर रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, इवन जो विदेश है, चाहे यूएस में, मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पे दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। उसका रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहाँ पे है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। धीमे धीमे यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने यहाँ पे अपने सेंटर बनाया है, वी आर डूइंग एडवांस इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, डिफरेंट पेस, ये स्टेंट डालना, पेस मेकर, वॉल रिप्लेसमेंट, जितने भी एडवांस प्रोसीजर वी आर डूइंग दैट। लेकिन उस क्षेत्र में क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर हेल्प मिले, और दूसरा जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, चाहे लैंड हो, चाहे बिजली हो या हाउस में, हर चीज कॉमर्शियल रेट से करी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज का और ज्यादा है कि जो लोग हमारे यहाँ से निकल रहे हैं मेडिकल कॉलेज से, दे नीड ट्रेनिंग, दे आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट। जो निकलते हैं उनको बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत होती है कि जो एक्चुअल जब उनको पेशेंट आए तो सही से हैंडल कर सके। तो उस तरह के लिए हमें कुछ संस्थान चाहिए जहाँ पे उनकी रीट्रेन किया जा सके, एडवांस जो इक्विपमेंट्स है उनको वाकिफ किया जा सके, एडवांस प्रोसीजर उनको सिखाए जा सके। अगर इस तरह का स्टेप होते हैं तो उससे पूरी जनता का फायदा होता है, पूरे प्रदेश का फायदा होता है, और हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। मेडिकल, हमारा जो हॉस्पिटल है कंप्लीट एग्रीड, एक इसको होता है जो इंटरनेशनल पेशेंट के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उसके लिए भी मेंटेन करते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म एक इशू है, वो मेडिकल टूरिज्म जो बाहर के पेशेंट आते हैं उनको भी हम केटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मदद चाहिए। हमने यहाँ पे थोड़ा नया किया है, मुरादाबाद थोड़ा रिलेटिवली छोटा चल रहा है, हमने डीएलएड कोर्स शुरू किए सेंट्रल गवर्नमेंट के पीजी कोर्सेज में, बाहर से काफी यहाँ पर हमारे करने आ रहे हैं, और हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रोत्साहन अगर मिलेगा तो प्रदेश की जनता का, सभी का उसमें भला होना। अब बात कार्डियक अरेस्ट, हार्ट वाली बात आ गई, तो उस समय भी हो रही थी बात कि हृदय रोग बढ़े हैं साहब, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इज रफली 33% डेथ। ये जो चीज बढ़ी है इसके कारण है हमारी जनता इज नॉट डिजीज फ्री। यंग पॉपुलेशन में भी शुगर है, प्री डायबिटिक्स है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है 25% में, हाइपरटेंशन है 36% में, ओबेसिटी मोर देन 50%, डायबिटीज 11%, इतने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड जेनेटिकली वी आर प्रोन फॉर दिस डिजीज। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, और लाइफस्टाइल के जो स्तर आजकल हो गया, जो खाने पीने का जिस तरह का हमारा हो गया, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, डिफरेंट फूड एग्रीगेटर्स हैं, जोमेटो है, ये उनसे आप जब चाहे 24 घंटे में खाना मंगा लीजिए, जिस तरह का खाना होता है आप जानते हो। प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे नुकसान बहुत है, चीनी नमक का उपयोग बहुत बढ़ गया है, सारी चीजें ऐसी हैं
पुअर लाइफ स्टाइल जिसमें एक्सरसाइज बहुत कम है, खान पान में फर्क है, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द रिस्क फैक्टर वी आर हैविंग, तो इट्स ए वेरी बैड कॉकटेल। उससे परेशानी तो होनी और हो रही है, तो उसमें देखे जाने की जरूरत है। उसमें प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। जब बीमारी होती है तो उसका इलाज तो हो ही जाता है, लेकिन प्रिवेंशन की ना हो उसका बहुत बड़ा रोल है। क्या बात है साक्षी जी, बहुत मतलब डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली क्या है, जिम्मेदार बैठे हैं तो आपने जो भी, आपको आवाज आ रही है? सरकार कदम उठा रही है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आ रहा है, तो उस क्षेत्र में अगर हम पहले से पता कर पाए किसी आदमी को परेशानी क्या है। परेशानी यह है कि अपर क्लास थोड़ा कर लेता है, जो मिडिल लोअर क्लास है, खासतौर जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग, अगर वो चेकअप कुछ टेक्निकल इशू के चलते शायद डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए। साक्षी जी, मैं चाहूंगा आप सेशन को आगे लीजिए। सेशन को आगे लगातार हम बढ़ा रहे हैं और इस बीच कई सारे सवालों के जवाब आप दोनों के द्वारा दिए गए। कपिल देव अग्रवाल जी, आपका लास्ट कमेंट क्या होगा? 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी कैसा परफॉर्म करने वाला? 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। ये इंडिया, ये गठबंधन बना लिया है, हालांकि वहां पे भी कई सारे डेंट्स उनको पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक मानसिकता के साथ में वो चलते हुए नजर नहीं आ रहा। फिर भी क्या संदेश 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, शुरुआत इसी बात से हुई थी, INDIA क्या कर रहा है, ये हमारे इस समय को बहुत महत्वपूर्ण है। और गठबंधन की सरकारें इस देश ने पहले भी देखी है, बहुत खराब महसूस का हुआ है। और वर्तमान में जिस प्रकार का गठबंधन है और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उनकी अभी आ रही है, जे जनता के सामने उनका प्रकटीकरण अभी हो रहा है, जैसा बिहार के मुख्यमंत्री जी का बयान महिलाओं को लेकर के आया, जैसे एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, रोज उनकी कभी किस प्रकार की हरकतें, कभी किसी प्रकार की हरकतें उनकी रोजाना लोग टेलीविजन पर देखते हैं, तो मुझको लगता है गठबंधन का चरित्र और चित्रण तो जनता के सामने पहले से ही है। ये मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा कि एक मजबूत विपक्ष भी संसद के अंदर नहीं है। ये दुर्भाग्य देश का। एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन उन्होंने अपने कारनामों से इस प्रकार का माहौल बना दिया कि वो कहीं खड़ा नहीं हो पा रहे। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में, उनके मंत्रियों ने, मंत्रिमंडल ने, उनके अधिकारियों ने एक इतनी बड़ी दीवार, एक बड़ी लाइन आज खींचने का काम किया है, तो लोग केवल उसी को पसंद कर रहे हैं। और ये केवल मेरे कहने का विषय नहीं है, मैं दोबारा कहूँगा, ये बात आप जनता में जाइए, गरीब लोगों में जाइए, रिक्शे वाले से पूछिए, रेड़े वाले से पूछिए, व्यापारी से पूछिए, उद्यमी से पूछिए। उद्यमी को कितना मुश्किल था, जैसे मुरादाबाद की और हम पश्चिम की बात करते हैं, कि ऐसा गुंडे का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था। व्यापारी 2 लाख रुपए लेकर के भी अपने घर नहीं जा सकता था, उसको लगता था कनपट्टी पे कोई रिवॉल्वर लगाएगा और पैसे छीन लेगा। ये माहौल बदला है, बदला नहीं मतलब खत्म हो गया। और बदला करके आज सब व्यापारी, सब उद्यमी प्रसन्नता पूर्वक काम करें। महिलाओं के बारे में अभी आपने पूछा डीएम साहब से, घटना की चर्चा आपने की। घटना किसी मानसिक वृत्ति खराब होगी वो कर सकता है, लेकिन आम घटनाएं जो होती हैं, जो ठेलों पे, दुकानों पे, रिक्शा में, बस में लड़कियों को छेड़ने का काम होता था, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को फफ्तियां लोग कसते थे, कॉलेज के बाहर झुंड खड़े रहते थे, वे आज आपको नजर नहीं आएंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी धमक है जिसके कारण सारा काम। अच्छा, क्योंकि आपने जेडीयू का जिक्र किया, उस बीच ललन सिंह के इस्तीफे की खबर, नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पे संभालने की खबर और साथ साथ में जेडीयू के टूटने की खबरें सामने आई, और उस बीच में बीजेपी की जो कनेक्शन है जेडीयू के साथ में, उसकी खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। क्या कुछ कहना? अब ये बात तो राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा, पर मैंने आपको बताया ना, जब घर में कड़की होती है तो परिवार टूट जाता है। अब यह संकट पद की लड़ाई का है। अभी सत्ता में आप आए नहीं, सीटों का बंटवारा आपका हुआ नहीं, और 30 पार्टियां, 30 ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार। तो कभी कभी हंसी मजाक में कहा करता हूं कि कभी बिल्ली के भाग से कभी छींका टूट गया तो 30 पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, 60 महीने सबको 2-2 महीने प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, कि 2 महीने तो उसमें भी लड़ाई होगी कि पहले 2 महीने प्रधानमंत्री कौन बने। उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि ये व्यक्ति पहले बन जाए, चलो मैं बाद में बन जाऊंगा। इतना भी भरोसा इन दूसरों को आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ये कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ही जो 3री बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है, हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है, आम पब्लिक कह रही है। क्या बात है। कलेक्टर साहब, आपसे सवाल, एक्चुअली डॉक्टर साहब जुड़े थे हमारे साथ क्योंकि कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने सवाल किया कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट निकल रहे हैं या पास आउट होते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये किस ओर इशारा था
और उन्होंने हेल्थ प्रिवेंशन की बात करी। मुरादाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है उन्होंने ये कहा, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ प्रिवेंशन की भी बात की। इस पर क्या है आपका? देखिए, ये जो मेडिकल में जो 5 साल का कोर्स करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं, बात सही है कि वो 1 साल के लिए इंटर्नशिप, हाउस जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे CSC वगैरह, यदि वो चाहें तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपोजर उनका हो सकता है। और लेकिन मैं देखता हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो अपने यहाँ ही उनको सेवाएं प्रदान कराते हैं, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं अपने कॉलेज टाइम का, मैं भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे साथ के कई लोग डॉक्टर्स हैं और वो उन्होंने इंटर्नशिप, हाउस जॉब किया, तो वो प्रेफर करते थे कि सरकारी हॉस्पिटल उनको मिले। तो अब कुछ इस तरह का एक चलन बन गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट कॉलेज से जो निकल रहे हैं वो वहीं पर उनके हॉस्पिटल में ही काम करते हैं और अच्छा एक्सपोजर वहाँ पर भी होता है। गवर्नमेंट में आए तो और भी अच्छा उनका एक्सपोजर होगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि उसमें कोई रोक हो या कहीं रोके जाने वाली बात हो। क्या बात है। कपिल देव अग्रवाल जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। 2024 चुनाव में आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार प्रधानमंत्री रहेंगे। आप कपिल देव अग्रवाल 80 सीटों में कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? ये मैं नहीं ला रहा हूं, अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आपका कमेंट। अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं सीटें ला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। जो हमारे 4 नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और भूपेंद्र चौधरी जी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जहां हमारी जिम्मेदारी अपनी विधानसभा में, अपने जनपद में रहेगी, इसके अलावा जहां हमको जिम्मेदारी काम मिलेगी वहां हम काम करेंगे और जहां काम करेंगे वहां जीत करके आएंगे। कितना कमिटमेंट है? पक्का कमिटमेंट। 80 की 80? बिल्कुल 80। उसमें कहीं मतलब बहुत बड़े विजन के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी के साथ साथ जनता भी हमारे साथ है। केवल हमारी तैयारी से काम नहीं चलेगा, जनता का भी भरपूर प्यार हमको मिलेगा। ये बड़ी बात, ये हमारी पॉजिटिविटी ये है, ये हमारी एक तरह उपलब्धि इसको हम कह सकते हो कि जनता का भी भरपूर प्यार हमको मिला। जहां हम जाते हैं एक शब्द भी लोगों के पास नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है। जिसको नेगेटिव बोलना ही है उसके पास भी नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है, और विपक्ष के पास भी कोई एजेंडा नहीं है जो भाजपा के ऊपर टिप्पणी करने का काम कर सके। बड़ी बात। क्या बात है। साक्षी, जिम्मेदारी देने वाले, जिम्मेदारी निभाने वाले दोनों इस मंच पर रहे। पहले तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल देव अग्रवाल जी का, जो मेरी एक कॉल पर 7 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। मानवेंद्र जी का, आपको कीमती समय, जिला अधिकारी, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, तो आपने उसमें समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा राजनीतिक हुई, चर्चा उन विषयों पर हुई जो मुरादाबाद से जुड़े हैं, चर्चा उन विषयों पर हुई जो राजनीति से जुड़े हैं। हमने मुरादाबाद के इस मंच से मुरादाबाद को समझा, उसके साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी समझा और देश की भी राजनीति को समझा। आप सभी का साथ रहा, आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी मेहमानों का। साक्षी जी, जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर कार्यक्रम को अंत करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुछ अवार्डीज हैं हमारे बीच में जिनको मैं सम्मानित करवाने के लिए बुलाऊंगी और मैं चाहूंगी मंत्री जी से और मिस्टर मानवेंद्र से कि आप सम्मानित करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर प्रशांत शर्मा एंड MRGD जोशी, मिड टाउन होटल, आप प्लीज मंच पर आए और इस बीच जोरदार तालियों के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाए मिस्टर प्रशांत शर्मा। और इस बीच मिस्टर अली मेहंदी, मैनेजर JP रेजिडेंसी, प्लीज सर कम ऑन स्टेज। और जोरदार तालियों के साथ में यहाँ पर आपका स्वागत है। और इसी के साथ आज भारत 24 ने मन की बात का कार्यक्रम एक बार फिर से मुरादाबाद में होस्ट किया है और इसके जरिए यहाँ पर तमाम उन लोगों को जिनका कार्य सराहनीय है उनको सम्मानित एक तरफ जहां करने का उद्देश्य, वहीं यूपी के मन की बात जानने का उद्देश्य है। इसी के साथ में मोहम्मद नाजिर जी, आप भी मंच पर आए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी। जोरदार तालियां इस बीच।
मोहम्मद आलिम जी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप भी कृपया मंच पर आए। तालियां प्लीज। मीत एंड प्रीत अवस्थी, आप भी कृपया करके मंच पर आए।